नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहां उत्तराखंड में यूकेपीएससी की एई और जेई परीक्षा की एसआईटी जांच के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में थाना कनखल में परीक्षा पत्र लीक प्रकरण करने में 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक का खुलासा होने के बाद आयोग के जरिए आयोजित की गई जेई एई भर्तियों पर सवाल उठाए गए थे। बेरोजगार युवाओं ने आयोग के समक्ष जेई और एई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका जताई थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, तब एई और जेई परीक्षा की जांच करवाई गई। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज जो किया गया है उसमें बीजेपी नेता संजय धारीवाल का भी नाम शामिल है। बीते दिनों मंडल अध्यक्ष भी संजय धारीवाल को ही बनाया गया था। और आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए संकल्पित है। भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी। और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो। इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भर्ती परीक्षाओं के नकल माफियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम धामी ने जो संकल्प लिया है उस पर पुलिस प्रशासन लगातार आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ एई और जेई भर्ती परीक्षा में जांच के बाद 9 आरोपियों के खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो सरकार के जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई का उदाहरण है। सरकार चाहती है कि नकल मुक्त परीक्षाएं हों, चाहे वो लोक सेवा के द्वारा हों, चाहे यूकेएसएससी के द्वारा हों। और बीच में जो घटनाएं सुनने को मिली हैं, सरकार ने बड़ी कठोरता के साथ में इसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। दर्जनों लोग जेल भी गए हैं। और ये जो बड़ी मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं नौजवान बेरोजगार लोग, ये उनके साथ में बहुत बड़ा छलावा भी होता है कि लोग बैकडोर से परीक्षाओं में जो है नकल करके माफियों के साथ में मिल करके जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ये बहुत बड़ी दुखद हैं। और हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी इसके प्रति बड़े सख्त और बड़े कठोर हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी शिकायतें न मिलें, इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं जो है सरकार करने जा रही है। सरकार चाहती। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में भर्ती पूर्व मंत्री मोहन सिंह, गांववासी और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी वयोवृद्ध श्रीमती सुशीला बलूनी से मुलाकात की। साथ ही उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी ली। सीएम धामी ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वह केंद्र सरकार के बजट के बाद उत्तराखंड सरकार आने वाले समय में अपना बजट पेश करने जा रही है। पिछली बार बजट पेश करने से पहले सरकार ने आम जनता और पब्लिक से राय ली थी। वहीं इस बार के बजट को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम जनता से अधिक संवाद करके बजट को लेकर उनकी राय लेंगे। देश से जितने भी विभाग हैं उनसे हमारा जो विभाग है उनसे प्रस्ताव मांग रहा है। बहुत जल्द सभी अधिकारियों के साथ बैठक होगी
और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा बजट प्रस्तुत होना है। पिछली बार भी जब मैं पहली बार मैंने बजट पेश किया था तो मैंने जनता से संवाद किया था। एक जो है नैनीताल के अंदर, दूसरा देहरादून के अंदर, यानी 11 मई 2022 को 15 मई 2022 को नैनीताल में और 19 मई 2023-22 को देहरादून में एक सबसे बैठना हुआ था। उसमें स्टेक होल्डर्स जो भी थे, चाहे व्यापारी वर्ग होगा, पर्यटन से रिलेटेड होंगे, किसान होंगे, स्थानीय निकाय और अन्य जनप्रतिनिधि लोग हैं, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की थी। एक आम जनता का बजट हमने पेश लास्ट टाइम किया था। प्रदेश से वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी एक सड़क छाप व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को भी शहादत मानने से मना कर दिया था। वहीं उनके इस बयान के बाद कांग्रेसी काफी गुस्साए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध भी किया है। दूसरी तरफ अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने इस बयान से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर काबिज हूं, लेकिन उनसे पूछा गया कि कांग्रेस हर जगह इस बयान को लेकर विरोध दर्ज करा रही है, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर इससे किनारा कर लिया। जिससे बात करिए मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कल भी अपने स्टेटमेंट में कायम था, परसों मैंने कहा मैं उसमें कोई बात नहीं करूंगा। आप जी से बात करिए मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कल भी अपने स्टेटमेंट में कायम था, परसों मैंने कहा मैं उसमें कोई बात नहीं करूंगा। आप जी से बात करिए मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कल भी अपने स्टेटमेंट में कायम था, परसों मैंने कहा मैं उसमें कोई बात नहीं करूंगा। आप जी से बात करिए मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कल भी अपने स्टेटमेंट में कायम था, परसों मैंने कहा मैं उसमें कोई बात नहीं करूंगा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं हादसा करार दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता गुस्से में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गणेश जोशी के बयान से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि गणेश जोशी का बयान व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। गणेश जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इसमें कोई विषय नहीं है। और कुछ जानकारी लेना हो गणेश जी से पूछ सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप डिबेट करवा दीजिए और ये देखिए, हमने कहा पार्टी उनके बयान पर खड़ी नहीं है। गणेश जी का अपना व्यक्तिगत। वही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, जिसने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया, उसमें उत्तराखंड के जिन युवाओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर 136 दिनों का योगदान दिया था, उन सब लोगों को कल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसको हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, उस यात्रा में 4000 किलोमीटर 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर, इस ऐतिहासिक यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से जो इस यज्ञ में आहुति डालने गए थे भारत यात्री, उनका कल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसको हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, उस यात्रा में 4000 किलोमीटर 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर, इस ऐतिहासिक यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से जो इस यज्ञ में आहुति डालने गए थे भारत यात्री, उनका कल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां हरीश रावत ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग सहित कई परीक्षा घोटाले में मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी परेशान कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पलायन और महंगाई बढ़ रही है, वहीं भ्रष्टाचार और नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है।
हरीश रावत ने अडानी के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। रावत ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ बजट पर बोलते हुए रावत ने कहा कि इस बजट से अनाज खाद्य महंगा हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में गंभीर स्थिति है। न केवल पर्चा लीक हुआ है बल्कि पेपर सेटर से लेकर के पूरा एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिस सिस्टम के जरिए सुसंगठित तरीके से उत्तराखंड के लोगों के पीसीएस की परीक्षाओं में निकलने के अधिकार को छीना जा रहा है। एक कॉकस काम कर रहा है और अभी तक एक आध आदमी की गिरफ्तारी करके केवल आंसू पोंछे जा रहे हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पहले आप हाकिम सिंह के हाकिमों को बचाना चाहते थे, अब चतुर्वेदी के कौन से हाकिम हैं जिनको आप बचाना चाह रहे हैं? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर उत्तराखंड में नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड को नशेड़ी राज्य बना दिया है। जो कमी रह गई थी वह सरकार ने उत्तराखंड को जहरीली और नकली शराब का हब बनाकर पूरी की है। सरकार हमारा 2023 खराब कर रही है। 2024 में भगवान जाने कौन क्या करेगा। ये बातें हरीश रावत ने यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान कही। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। इस बयान को मैं तो केवल एक हास्य के तौर पर ले रहा हूं। मतलब उनका ये बयान सुनकर हंसी भी आ रही है मुझे। वो व्यक्ति बयान दे रहा है जिसने अपने शासनकाल में एक ब्रांड को, भूले नहीं है लोग डेनिस का नाम, एक ब्रांड को जो है पूरे प्रदेश में बिकवाने का काम जिसने किया था, वो शख्स अगर आज नशे पर इस प्रकार के बयान दे रहा है तो हास्यास्पद है। वो व्यक्ति जो कहता था कि भांग की खेती कर लीजिए, युवाओं को भांग की खेती करनी चाहिए, वो व्यक्ति आज जो है नशे पर हमारे प्रदेश के युवाओं को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश का युवा जानता है कि नशे के खिलाफ अगर किसी ने मुहिम चलाई है, अगर इस कुरीति से कोई छुटकारा दिला सकता है या दिलाने का संकल्प ले रहा है तो वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बना। भाई सबसे हाईएस्ट मैंड्रेक वो बिक रही है राज्य के अंदर, जो है पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया। जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया उत्तराखंड को। तो 2023 को तो हमारा बर्बाद करो, 2024 में भगवान जाने कौन क्या करे। कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है जो 3 दिन तक चलेगा। इस बर्ड फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि स्पीकर ऋतु खंडूरी ने शिरकत की। 5 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में प्रतिदिन सुबह से 7 से 10 बजे तक विशेषज्ञ गाइडों द्वारा पक्षी प्रेमियों को बर्ड वॉचिंग कराई जाएगी। कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत हमने की है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा। 5 साल के बाद ये दोबारा कोटद्वार में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है और इसके लिए मैं अपने जो हमारे डीएम हैं डॉक्टर आशीष चौहान, डीएफओ हैं, एसडीएम हैं, उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से कोटद्वार में शुरू किया है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे जानकर खुद भी हैरानी हुई कि 700 प्रजातियाँ हैं पक्षी की उत्तराखंड में और 400 से ऊपर कोटद्वार में पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि कोटद्वार के बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को हम धीरे धीरे भारत और इंटरनेशनल पटल पर लेकर जाएं और पूरी उसमें क्षमता है। मुझे लगता है कि हम इसको अगले 2-3 साल में एक बड़ा फेस्टिवल के तौर पर कोटद्वार में ला पाएंगे। वही देहरादून में बीते रोज केंद्र सरकार ने बजट में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को ग्लोबल हब में शामिल करने की घोषणा की है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार उत्साहित नजर आ रही है। इसी दिशा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस अभियान के तहत स्टार्टअप के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को जोड़ेगी। जगह जगह सरकार मणुवे के सेंटर स्थापित करेगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 50,000 स्वयं सहायता समूह है।
स्वयं सहायता समूह 50,000 की संख्या में मौजूद है, जिसमें 6 लाख महिलाएं काम करती है। अब सरकार मड़वे पर इन महिलाओं को प्रति किलो के हिसाब से 1.5 रुपए इंसेंटिव देगी। साथ ही साथ सरकार अब किसान के घर जाकर मड़वे की खरीद करेगी, जिससे उत्तराखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मिलेट्स के क्षेत्र में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित करेगा। हम किसानों को जोड़ेंगे। दूसरा, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पैक्स के माध्यम से मड़वा के हम सेंटर खोलेंगे और हमारे स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, आज हमारे प्रदेश में 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, इसमें से 6 लाख हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं और हम उनको 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव देंगे और किसान से उसके घर में जाकर हम मड़वा खरीदेंगे ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल सके। आज देखने में ये आता है। वहीं देहरादून अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दौलत सिंह की माने तो उत्तराखंड में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि दूर दराज क्षेत्रों में कैंसर के कैंप लगाए जाए, जिससे कि बीमारी का पता चल सके। हालांकि डॉक्टर दौलत ने यह भी कहा है कि दून अस्पताल में अब तक 300 से अधिक कैंसर के मरीजों के मामले हाल में सामने आए हैं। साथ ही पिछले 1 साल में 2000 से ज्यादा मरीजों को ओपीडी में देखा गया है। गौरतलब यह है कि दून मेडिकल कॉलेज में अब तक 480 मरीजों की कीमोथेरेपी की गई है, जो कि चिंता का विषय है। हाँ, पिछले 8-10 महीने में हमारे पास लगभग 340 कैंसर के मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें हमने टोटल ओपीडी में लगभग 2000 मरीज देखे गए हैं और 480 लगभग मरीजों की हमने कीमोथेरेपी की है दून अस्पताल में। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत मादक पदार्थ की तस्करी कर अचल संपत्ति अर्जित करने वाले 7 माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इनकी 2,35,83,000 रुपए की चाल अचल संपत्ति को जब्त किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्तों और उनके द्वारा इस काले गोरख धंधे से अर्जित संपत्ति की जांच के लिए 1 दिसंबर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 7 नशा माफियाओं को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत चिन्हित कर 7 अभियुक्तों ने युवाओं को नशा बेचकर जोड़ा है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश के क्रम में जो है हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी कि जो लगातार ऐसे गैंगस्टर अपराधी हैं जो अपराधों में लिप्त हो, चाहे वो किसी भी ऑफेंस में, हीनियस ऑफेंस में हो, साथ ही साथ जो नशे के कारोबार में भी लंबे समय से लिप्त और अवैध संपत्तियाँ अर्जित की हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके तहत हरिद्वार पुलिस ने जो है 9 जो इसमें गैंगस्टर के अपराधी थे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके दर्ज थे कि 9 करोड़ 60 लाख की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज करने के लिए जो जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है, जो जिसमें सभी उनकी जानकारी है, जो उनके द्वारा अपनी आय से अधिक संपत्ति अपने मित्रों या दोस्तों के नाम या परिवारजनों के नाम खरीदी थी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों में अवलांच की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी संबंधित जिलाधिकारियों समेत तमाम अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ये अलर्ट 4 जिलों में किए गए हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ शामिल है। में एसडीआरएफ और अन्य जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो पूरी अलर्ट मोड में है। हमने हेलीकॉप्टर भी कर रखा है, कल को अगर ये होती है रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इसकी हमारी पूरी तैयारी है, अलर्ट है, सब कुछ सूचित कर दिया गया है। सर, जैसे अवलांच होता है, रैणी की निचले इलाकों में भी नुकसान हुआ था, उस तरीके से कैसे देखते हो उसको? देखिए,
अवलांच है तो उसको तो रोक पाना मुश्किल है। अगर आती है तो हमारी राहत बचाव की जो टीम है, हमारी तैयारी वो पूरी होनी चाहिए। पिछले बार जो अवलांच रेनी की आई थी वो एक ऑल ऑफ द सडन रहा और उसमें जो टनल का जो बराज बन रहा था और टनल की उसमें थोड़ी समस्या आई। अदरवाइज विलेज कोई डैमेज नहीं हुआ था। ये एक रही जो कि चूँकि जो डैम जो बन रहा है वो रास्ते में पड़ा तो उसमें डैमेजेस हुई। बाकी तो हमारी तैयारी थी। एक टनल में जो हादसा हुई उसके लिए एक रहा वो काफ़ी बड़ा। हमारी जो टीमें हैं वहीं देहरादून में अब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। कैबिनेट की उप समिति ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि 2004 से 2011 तक राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट की रोक के बाद आंदोलनकारियों को यह लाभ नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आरक्षण के लिए उप समिति का गठन किया था। उप समिति की मीटिंग में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए हरी झंडी दे दी गई है। अब कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद विधानसभा में अध्यादेश लाकर आरक्षण का लाभ राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के हित में ये बड़ा फैसला है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड वालों के लिए, उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का कानून बना दिया। गजट नोटिफिकेशन हो गया। ये गजट की कॉपी मेरे पास है 10 जनवरी को। कल हम लोक सेवा आयोग इसी इशू को लेकर गए थे कि आपने पीसीएस की मुख्य परीक्षा में अन्य प्रदेश की लड़कियों को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तराखंड महिला रिजर्वेशन का लाभ देके चयन कर दिया और वो अब मेंस में बैठ रही हैं। इससे उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों, पुरुषों, जनरल कैटेगरी के लोगों, एससी एसटी तमाम अभ्यर्थियों को इसका नुकसान हो रहा है। और जो मुख्य परीक्षा के लिए आयोग का ही नियम है कि 1:15 के रेशो में हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो गड़बड़ा के कई आगे निकल चुका है। 1:33 हो रहा है कि 40 हो रहा है, हमको भी नहीं मालूम। आयोग के साथ 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, लेकिन चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, लीगल एडवाइजर, अनुभाग अधिकारियों की उपस्थिति में आयोग ये कहता है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये गजट नोटिफिकेशन हो गया और महिला आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30% लागू हो गया। राज्य सरकार ने वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा नगर में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में नगर के बाजार में सैकड़ों कांग्रेस जनों के साथ भागीदारी की। इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव, घर-घर जाकर सरकार की विफलताओं को गिनाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने सरकार की चार्जशीट भी बना ली है, जिसमें सरकार की कार्यकाल की सभी विफलताओं को उजागर कर हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। 2024 में इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। जो भारत जोड़ो का संदेश है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इस देश के लोगों से आग्रह है और इस सरकार के खिलाफ हमारी जो राष्ट्रीय चार्जशीट है, हमने राज्य की चार्जशीट करण मेहरा जी की अध्यक्षता में बनाई उसको, और अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में, मनोज गोविंद सिंह कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बनाएंगे। उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे गांवों को, सारे बूथों तक पहुंचें और सारे लोगों तक अपनी अर्जी को लगाएं, ताकि 2024 में लोगों को निर्णय लेने में सुविधा हो सके। वही वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी गजरौला मेरठ ने जोशीमठ आपदा प्रभावियों को सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार को 25 लाख रुपए का सहयोग किया है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैंट रोड उनके आवास पर 25 लाख की धनराशि का
चेक आपदा प्रभावियों की मदद के लिए सौंपा। वहीं देहरादून की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में बस्तियों से 2017 में 1 साल तक हाउस टैक्स लिया गया था, लेकिन साल 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश जारी किया था, जिससे करीब 40,000 घरों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश लाकर राहत दी है। और बीच में जो है जब नया सॉफ्टवेयर बनना शासन ने शुरू करा तो उसमें बीच में थोड़ा सा वो टैक्स लेना बंद हो गया। अब हमने कल बोर्ड में इसको जो है प्रस्ताव रख के ये कहा है कि मलिन बस्तियों के जितने हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उन सबसे टैक्स लिया जाए। जब पहले हम उनसे टैक्स लेते थे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग जो है नगर निगम को जो है हाउस टैक्स आता था, तो उससे नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है और जो हमारे मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो भी टैक्स देना चाहते हैं। बार बार जो है उनकी तरफ से जो है अनुरोध आता है कि हमारे से टैक्स लिया जाए। तो कल हमने बोर्ड में इसको ला के और सर्वसम्मति से पास किया है कि जो टैक्स है, चाहे इसको कैंप लगा के चाहे जो भी व्यवस्था हो उस पर टैक्स हम लेंगे। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।